नमस्कार दोस्तों। इससे पहले कि सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में बातचीत में शुरू करूं और इस वीडियो के मुख्य मुद्दे पर आऊं, आपको मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा जो पिछले लगभग एक साल के दौरान उन्होंने दिए हैं। उन स्टेटमेंट्स को आप गौर से सुनिए और उसके बाद उस पर ये ध्यान दीजिए कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं और उनकी असली पीड़ा क्या है और आखिर वो कितना सही है और कितना गलत है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, केवल 9-10 बयानों के बारे में आपको बताऊंगा, उनकी डेट्स भी बताऊंगा कि उन्होंने ये बयान कब दिए थे। हाल ही में 24 जून को सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बयान दिया कि हिंदू समुदाय को साथ लेकर चले बीजेपी पार्टी। फिर उन्होंने 10 जुलाई को भी हाल ही में ये कहा कि विराट हिंदू नेता के नेतृत्व में तालिबान, पाकिस्तान, चीन को पटक सकता है भारत। ये जो अभी हालिया विवाद चल रहा है, हालिया मसला चल रहा है अफगानिस्तान को लेकर, ये उसके बारे में बयान उनका एक दिन पहले आया। 23 मई को उन्होंने ये कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्य एकजुट हो जाएं, विदेश से वैक्सीन खरीदें और बिल भेज दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये बयान उन्होंने तब दिया था जब ये मुद्दा उठा था कि अलग अलग राज्य जितने भी हैं वो कैसे वैक्सीन खरीदें विदेश से। इसलिए उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब तक ये तय नहीं किया था कि वैक्सीन का काम सारा केंद्र सरकार अपने ऊपर ही लेने जा रही है। ये बाद में तय हुआ था। उन्होंने ये कहा कि पीएमओ के भरोसे बैठना बेकार है, गडकरी को सौंप देनी चाहिए कोरोना से जंग की कमान। और ये उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की थी 5 मई को। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर हर्षवर्धन से ये संभल नहीं रहा है और नितिन गडकरी को इसमें हेल्प के लिए लिया जाना चाहिए। 8 जुलाई का एक बयान है उनका, अमित शाह पर कमेंट किया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि मुद्दों से भटक गई भारतीय जनता पार्टी तो खुले तौर पर करूंगा पार्टी की आलोचना। 15 मई को एक बयान दिया था कि महामारी की आड़ में चीन ने भारत और भूटान की जमीन अवैध रूप से कब्जाई है। पिछले साल की बात करूं अगर, 21 जुलाई का एक बयान है, 21 जुलाई 2020 का। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले अडवाणी और जोशी के खिलाफ केस बंद हो जाने चाहिए जो बाबरी विध्वंस के चल रहे थे। उस समय राम मंदिर का भूमि पूजन नहीं हुआ था, शायद अगस्त में भूमि पूजन हुआ था। अभी जब केरल का चुनाव था उससे पहले 5 मार्च 2021 को उन्होंने ये कहा कि जब श्रीधरन 89 साल की उम्र में सीएम फेस हो सकते हैं तो 2024 में अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। 2 फरवरी 2021 का उनका एक बयान है कि सीता के नेपाल और रावण की लंका की तुलना में राम के भारत में पेट्रोलियम की कीमतें ज़्यादा हैं। गलत तो कहा नहीं था। 20 अक्टूबर 2020 को उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए गए 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ये तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बनाया था। जो 4 धाम हैं उत्तराखंड में, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सब को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी बनाने का ऐलान किया था। और इसी वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार एक तरह से गिरी थी और त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटना पड़ा था। सुब्रमण्यम स्वामी को ये मानना था कि ये हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था, 8 दिसंबर 2020 का एक बयान है कि पेट्रोल 40 रुपये में बेचे सरकार, और अगर इससे ज़्यादा वसूला जाता है तो ये जनता का शोषण है। इन बयानों में से किसी भी एक बयान से मैं डिसएग्री नहीं करता। अलग अलग परिस्थितियों में इन बयानों के बहुत महत्वपूर्ण मायने हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बयान है, सरकार की आंखें खोलने वाले बयान हैं। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी वो शख्सियत हैं कि मेरे ख्याल में सितंबर में वो 82 साल के हो जाएंगे। जयललिता के पीछे पड़े, जयललिता को जेल भिजवा दिया, जयललिता जेल में ही स्वर्गवासी हो गई। अब उनका कहना है कि मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जब तक जेल में नहीं भिजवा दूंगा नेशनल हेराल्ड मामले में, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जिस काम के पीछे पड़ते हैं उसे पूरा करके निपटते हैं। कभी जनता पार्टी की सरकार जब हुआ करती थी 70s में, तब से राजनीति में सक्रिय हैं और उनकी एक अपनी अलग पोजीशन रही है। जब जनता पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी तो लगभग 40 साल तक उस जनता पार्टी को अपने दम पर चलाते रहे सुब्रमण्यम स्वामी। जिस चीज़ को ठान लेते हैं करके मानते हैं। उनके पास इतनी डिग्रियां हैं कि मैं आपको अगर बताने लगूंगा तो 10 मिनट इसी में खर्च हो जाएंगी।
इकोनॉमिस्ट हैं और इकोनॉमिक्स में उन्होंने पीएचडी की हुई है, आर्थिक मामलों के ज़बरदस्त जानकार हैं। अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे उस समय ये जोरदार चर्चा थी कि सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनाया जाना चाहिए था। उन पर क्यों प्रायोरिटी दी अरुण जेटली को? केवल इसलिए नरेंद्र मोदी ने क्योंकि वो उनके मित्र थे। लेकिन जब निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया तो उस समय सुब्रमण्यम स्वामी को मौका दिया जाना चाहिए था, ये तमाम जानकारों का मानना था। कई ऐसे मामले हैं जिन पर सुब्रमण्यम स्वामी की ज़बरदस्त पकड़ है। कोर्ट कचहरी का मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह की अपील लगानी हो, अर्जी लगानी हो तो सुब्रमण्यम स्वामी के लिखे हुए को काट नहीं सकता। ऐसे ब्रिलियंट आदमी को मुझे तो लगता है नरेंद्र मोदी सरकार ने वेस्ट ही किया है। देखिए उन्होंने कितनी सारे बातें कही हैं, जो हिंदू समुदाय वाली बातें कही कि हिंदू समुदाय की अगर अवहेलना करेगी बीजेपी तो नुकसान होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का कोई भी नेता ये सोचता है कि हम मुसलमानों के प्रति अपना सॉफ्ट रवैया रखें या मुसलमानों को खुश रखने का प्रयास करें, एक सेक्युलर इमेज बनाने की कोशिश कर दे, तो वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि इस वजह से लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया है कि आप सेकुलर बने। उनके कट्टर हिंदूवादी फेस की वजह से ही उन्हें ये वोट मिला है और उन्हें अपने उस इमेज पर उस पर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, यही सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं। पेट्रोल की कीमतों के बारे में अगर वो बोलते हैं तो वास्तव में पेट्रोल की कीमतों से देश का आम आदमी प्रभावित अब हो रहा है। जो स्कूटर मोटरसाइकिल चला रहा है वो भी प्रभावित हो रहा है। केवल कार वालों से ही सरकार का काम नहीं चलता है कि जो कार में बैठते हैं लोग उनसे आप उनकी जेब से पैसा निकाल लें। स्कूटर बाइक भी चलाते हैं लोग, वो भी एक आम आदमी मिडिल क्लास चलाता है, उसकी भी समस्याओं पर इसका फ़र्क पड़ रहा है। दूसरी ओर उन्होंने अगर राम मंदिर के बारे में कुछ बातें कही थी कि राम मंदिर से पहले मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी के खिलाफ केस वापस लिए जाने चाहिए, तो क्या गलत कहा था? जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा था, राम मंदिर की लड़ाई को, उनके खिलाफ केस चलाते हुए अब राम मंदिर का भूमि पूजन करें तो कहाँ सही है? हालांकि बाद में ये सब लोग बरी हो गए, अलग बात है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की बात उस समय बेहद तार्किक थी। दूसरी ओर जो श्रीधरन वाली बात कही उन्होंने कि श्रीधरन कौन है? श्रीधरन आए और आपने उन्हें सीएम फेस बना दिया, इसका क्या मतलब हुआ? फिर आडवाणी और जोशी जी को घर में क्यों बैठाया हुआ है? वो तो 89 साल के भी नहीं है, उनसे कम उम्र के ही हैं। तो बात उनकी तार्किक है। अभी देखिए हाल ही में उन्होंने क्या है, उन्होंने हाल ही में ये कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने, उन्होंने कहा है कि जो मुकुल राय हैं वो बीजेपी में आए और बीजेपी में आते ही उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, फिर उसके बाद वो बीजेपी छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि ये आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की वैल्यू ही नहीं करते हैं। अगर आप अपने पार्टी कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं करते हैं तो बाहर से आए हुए आदमी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसा पद कैसे देते हैं जो छोड़कर चला जाए? उन्होंने ईटीवी को एक इंटरव्यू दिया है अभी हाल ही में और उसमें ये बातें कही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ये नहीं है, आपका पद इतना आसान नहीं है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कि कोई भी लफंगा आए और आप उसे दे दें और फिर वो आपसे यहाँ से छोड़कर भाग जाए। उन्होंने ये कहा कि भाजपा ने कई लोगों को तृणमूल से लिया, अब सब वापस भाग रहे हैं, धरना कर रहे हैं, हमें वापस लो। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे मुकुल राय, वो भी चले गए। आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद की कोई कीमत भी नहीं कि लफंगा कोई भी आए और उसे दे दो। कार्यकर्ताओं को आप वैल्यू नहीं करोगे तो ऐसा ही हाल होगा। कार्यकर्ता बिना पैसा काम करता है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग ज़्यादा हैं, वे लोकल शाखाएँ चलाने वाले लोग हैं, उन्हें सब पता है वहाँ के बारे में। उनकी उपेक्षा करोगे तो कभी नहीं जीतोगे। और जब उनसे ये पूछा गया कि 2024 के चुनाव में क्या बीजेपी की सरकार बनेगी तो उन्होंने कहा कि देखिए 3 साल बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है, 1 महीने में क्या क्या घटना हो सकती है, क्या पता राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों जेल चले जाएं और नेशनल हेराल्ड में फिर क्या होगा। स्वामी ने कहा कि ये केस तो मैंने किया है, सरकार नहीं कर रही है, मैं कर रहा हूँ और मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने जयललिता को जेल भेज दिया, शशिकला को जेल भेज दिया, चिदम्बरम को जेल भेजने वाला हूँ। 106 दिन तो वैसे ही रह गए हैं, हमारी इतना दूर देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 2024 में हमारी सरकार निश्चित बनेगी। उन्होंने चीन के मुद्दे पर भी कहा, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने चीन को भारतीय सीमा के अंदर आने से क्यों नहीं रोका। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक पीएम मोदी ने अमेरिका के दबाव में की, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। तो सुब्रमण्यम स्वामी जो बात कह रहे हैं उन्हें इतना लाइटली भी नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि देर सवेर वो सही साबित हो रही है। अगर उन्होंने ये कहा था कि नितिन गडकरी को कोरोना की कमान सौंप देनी चाहिए तो कौन सा गलत कहा था? आपने बाद में डॉक्टर हर्षवर्धन को हटा दिया। आपने नरेंद्र मोदी ने ये स्वीकार कर लिया
कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन उतने कैपेबल नहीं साबित हुए जितना उन्हें होना चाहिए था। मनसुख मांडविया को हेल्थ मंत्री बना दिया गया। एक तरीके से आपने सुब्रमण्यम स्वामी की बात को स्वीकार कर लिया। तो सुब्रमण्यम स्वामी जैसी टैलेंट का ये वेस्टेज है और मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार को उनका फ़ायदा उठाना चाहिए था और कम से कम इस मंत्रिमंडल विस्तार में तो उन्हें लिया जाना चाहिए था मंत्रिमंडल में। बहरहाल 24 अप्रैल 2022 को राज्यसभा का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है सुब्रमण्यम स्वामी का। वो जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनमें से एक हैं और देखते हैं उसके बाद बीजेपी उनके बारे में क्या सोचती है। लेकिन मेरा मानना है कि सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसा ब्रेन है जिसका इस्तेमाल न करके नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती की है। सुब्रमण्यम स्वामी पर मैंने पहले भी बहुत वीडियो बनाए हैं, आगे भी बनाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स दें और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें क्योंकि हम अक्सर लाइव आते हैं और अगर आप आइकन नहीं लाइक नहीं करेंगे, बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो फिर आप मुझसे लाइव नहीं जुड़ पाएंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।